नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में। आशा करूँगा कि आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे साथ विशेष कैप्टन सर उपस्थित हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और बड़ी रौनक है, उनको देखकर ही बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि अपना पूरा काम करने के बाद उन्होंने बच्चों के लिए खास एक ऐसा स्कूल एजुकेशन का एक हब बनाया है जिसमें सारे ही पूरे विश्व से आकर उनके साथ पढ़ सकते हैं और एक अच्छा मैनेजमेंट है सर का और सर जो है इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं काफ़ी समय से और आज हम लोग उनसे इस एजुकेशन सोसाइटी के साथ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके हॉबीज़ के बारे में भी बातें करने वाले हैं और सुनने वाले हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका और एक नाम जो है उन्नी कृष्णन, आप सुनाई है नाम उनका। इस नाम के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली मेरी पर्सनल जो है नागपुर से ये बड़ा नाम जो है फेमस है क्योंकि उन्नी कृष्णन करके एक हमारे संगीत के गुरु हैं जो सभी अच्छे बड़े लोगों को, डॉक्टर्स और इंजीनियर, इन सभी को जो है उन्होंने अपने समय में जब वो सिखाते थे तो उन सभी को संगीत सिखाया है और ऐसे सर को याद करूँगा और उनका ही सेम नाम मिलता-जुलता है सर से और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नया मोड़ दे सकते हैं। ऐसा उन्होंने एक हब बनाया है, एक ऐसा पॉइंट बना के रखा है, जहाँ पर बच्चे आकर अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। विद्या के साथ जुड़कर, एजुकेशन के साथ जुड़कर अपना और भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, समाज का और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। नाम भी बड़ा सुंदर है, सर ने जो एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल नाम दिया है, इससे ही वो एक विजन उनका जो है उसमें ये चीज़ पता चल जाता है कि है क्या चीज़। जहाँ पर संभावनाएँ बहुत सारी हैं, बस हमें जो है कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो उन्नी कृष्णन सर, बहुत-बहुत दिल से स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात के प्रोग्राम में और मैं चाहूँगा कि अब आपको सुनेंगे हम लोग। जी। अभी एक्चुअली आपने जो मेरे बारे में बता दिया, मेरा तो ऐसा कुछ भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है जो कि खास बोला जाए। बस हाँ, इतना है कि पिछले ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स से मैं स्कूल और बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहा हूँ। एस्पायर मेरा चौथा स्कूल है। 3 स्कूल मैंने बैंगलोर में बनाए हैं और ये चौथा है। और करीब नंबर ऑफ टीचर्स जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो आई थिंक मेरे बारे में ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस एजुकेशन में रहा है उसके बारे में बोलना चाहूँगा। सो यही मेरा इंट्रोडक्शन। जी सर, सुनाइए, स्वागत है। तो एजुकेशन के बारे में पिछले जो 20-25 साल का जो मेरा ये है, उसमें मैंने देखा है कि हम लोग सब किस लिए शिक्षा में आते हैं या बच्चे क्यों आते हैं या पेरेंट्स क्यों भेजना चाहते हैं। मुझे लगता है उसमें वो 2 फैसेट है या 2 रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों, पेरेंट्स के और बच्चों के। वो पहला है एक जो कि आप कई सारे स्किल्स या नॉलेज आप गैदर करें। दूसरा है रिक्वायरमेंट हमारा कि हम काबिल बने किसी एग्जामिनेशन या क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन का। तो स्कूल हमको इनमें से किसी एक चीज के लिए अवेलेबल प्रिपेयर करता है। तो मुझे लगता है कि स्कूल एक्चुअली बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो कुछ सीखे। तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड देर शुड बी दिस वन अबाउट स्टडी। तो इसके बारे में अगर आप इवन डिक्शनरी देखेंगे
तो आपको पता लगेगा कि लर्निंग एक जो वर्ड है ये है इज फॉर लर्निंग स्किल्स विच आर यूजफुल टू यू इन लाइफ, ताकि आपको जो भी चीजें हैं उसमें आपके जिंदगी में काम आता है, उसको हम जी लर्निंग कहते हैं। और स्टडीइंग वो होता है जो हम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो हम वी लर्न साइकिलिंग, वी लर्न म्यूजिक, वी लर्न डांस, तो ये सारी चीजें स्किल में आती हैं। और वी जब हम स्टडीइंग के करते हैं, वी स्टडी फॉर एग्जाम्स। एंड तो अगर आप लॉयर को पूछेंगे तो वो आपका केस स्टडी करता है, वो लर्न नहीं करता है, क्योंकि वो उसके बाद आपको वो भूल जाता है। तो ये जो मेन डिफरेंस है लर्निंग और स्टडीइंग का, ये अगर स्कूल्स और पेरेंट्स और बच्चे अगर समझ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मेरा पहला आई थिंक अंडरस्टैंडिंग है एजुकेशन का, कि एज ए स्कूल हमको फोकस करना चाहिए कि लोगों के बच्चों को ये सिखाया जाए जो उनके पास हमेशा रहेगा। एंड वी कैन इवन लर्न मैथमेटिक्स, बट हम हर बार हम वी डोंट लर्न इट, दैट इज अ सैड पार्ट। So that is what I would like to say is my first lesson for children and for teachers. आप इसके बारे में क्या, बिल्कुल सर। आपका आपका क्या नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और ये एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इसके ऊपर आपने काम किया है, और निश्चित तौर पे एक बहुत ही सुंदर विचार लेकर आपने काम किया है। और बच्चों के साथ साथ माता पिता भी बहुत कुछ लर्न करते हैं, टीचर्स भी लर्न करते हैं, और बच्चों के साथ लर्न करना एक बहुत ही यूनिक चीज आ जाती है। ठीक है, हम लोग किताबी ज्ञान तो है हमारे पास, लेकिन किताब के साथ जब हम लोग उसको प्रैक्टिस कराते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा वो लर्निंग इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, उसके बाद हमारा वो एक्सपीरियंस के साथ हम जब बच्चों को बताएंगे कि बच्चा किस तरह से उस चीज को ग्रहण करता है, समझता है, और कौन वैसा कैसे ले रहा है, तो ये जो लर्निंग है, जो ये लर्निंग जिसने सीख लिया वो फिर अच्छे टीचर बन जाएंगे, आदर्श टीचर बन जाएंगे, और वो सब जगह सफल हों। करेक्ट। उनके लिए कोई बहुत बड़ा वो चीज कि कैसे किया जाए, क्या करें। बहुत ही अच्छी आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा हमें। और आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि सर, मैं चाहूंगा कि कुछ आप अपने जो है पूर्व की बातें, आपका जन्म, आपकी पढ़ाई, आपने कैसे पढ़ाई किया, वो थोड़ा सा इतिहास, एंड आप कैसे अपना जो है पैरों पे खड़े रहें, और उसके लिए आपको कैसे सपोर्ट मिला, और किन से आपको मोटिवेशन मिला। मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी आपकी जो लाइफ हिस्ट्री, लाइफ जर्नी, आई वांट टू लिसन। एक्चुअली ये वही एक चीज मैं अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा कोई ग्रेट न तो अचीवमेंट कुछ है, बट हाँ मैं एक वेरी वेरी मिडिल क्लास क्या कहते हैं फैमिलियर से आया हूँ। मेरे फादर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, वहाँ काम करते थे, और मैं करीब यहाँ से नागपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर चंद्रपुर करके एक जगह है, वहाँ पे फादर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, तो मैं वहीं पढ़ा हूँ। और मैं स्कूल में कोई अच्छा ग्रेट स्टूडेंट, बट मैं अच्छा ऑलराउंडर था। तो मेरे पढ़ाई नॉर्मल थी, और मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में अपना ये करता था। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन के बाद आर्मी में अपना सीडीएस में एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद सिलेक्शन हुआ, तो मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अपना ट्रेनिंग किया है। तो ये रही। तो 5 साल मैंने उसके बाद फौज में अपना काम किया है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि कई तरह के लोगों से मिले हैं, और तो वो उस टाइप का तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लोगों को कैसे साथ लेके चलना है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सीख मुझे आर्मी से मिली है। 5 साल करने के बाद फिर मैंने फौज को छोड़ दिया था, और फिर मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन किया। और उसके बाद हमने 2003 में मेरे दोस्त और मैं हमने एक इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया था।
और उसमें इंटरनेशनल सिलेबस जी ऑल क्या कहते हैं, इन ऑल रेस्पेक्ट्स इंटरनेशनल बैकलॉरिएट का जो प्रोग्राम है जी वो चलाते थे हम। इट वाज काफी बड़ा 40 एकड़ कैंपस में सब लेटेस्ट ये किया हमने किया हुआ है। उसके बाद 3 साल मैंने उसको चलाया। फिर मुझे लगा कि ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन है हमको ये अफोर्डेबल, क्योंकि जो पहला स्कूल था उसका फीस करीब 3-3.5 लाख था। तो मुझे लगा कि हमको नॉर्मल बच्चों को भी ये टाइप का एजुकेशन देना चाहिए। और उस तरीके से हमने एक नया स्कूल शुरू किया जिसका नाम था प्राइमस पब्लिक स्कूल। और उसमें हमने 1/10 ऑफ द फी, मतलब जहां 3.5 लाख बाकी लगते थे, हमने यहाँ पे 40,000 में ये स्कूल शुरू किया। एंड उसमें सेम, या हाँ 40 एकड़ का कैंपस नहीं था, बट बेनिफिट हमने और टीचिंग प्रैक्टिसेस हमने वो किए थे और वो काफी सक्सेसफुल रहा। एंड उससे हमको काफी मुझे काफी क्या क्या कहें, लर्निंग एक्सपीरियंस मिला है टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, ऐसा। और उसके बाद 2013 में नागपुर में आके ये एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया है। और एस्पायर में भी हम वही चीज सिखाते हैं ताकि हम बच्चों को और इंटरनेशनल टाइप ऑफ लर्निंग करें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरनेशनल एजुकेशन ज़्यादा बेटर है, ऐसा नहीं है, बट उनका स्टाइल ऑफ लर्निंग अलग है और वो हमको मुझे बहुत पसंद आया। जी सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और कुछ सवाल आए हैं हमारे स्टाफ टीचर्स के और सभी लोग एकदम खुश हैं कि आपको सुनना पसंद कर रहे हैं। और रश्मि जी लिख रहे हैं, व्हाट इज द राइट लेवल टू इम्प्रूव लर्निंग? सर प्लीज गाइड अस। हाँ, अभी लेवल टू इम्प्रूव लर्निंग तो एक इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एक्चुअली क्या है कि लर्निंग हम लोग सब, यू एंड आई एट दिस एज आर ऑल्सो लर्निंग, तो देर इज नथिंग कॉल्ड एंड ऑफ लर्निंग। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू स्कूल, आई थिंक स्कूल में टीचर्स को ज्यादा जितना जल्दी हो सके बच्चों को आंसर्स देने के बदले टीचर्स बच्चों को थिंकिंग शुरू करें, ये बहुत जरूरी है। एंड दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, फ्रॉम kindergarten onwards you can have children who will start learning by doing things. So I think there is no beginning and though there is no end date for learning. सर एक और जो है सवाल है, यहाँ पर लिखते हैं कि हाउ कैन द टीचर मोटिवेट द स्टूडेंट? तो हमारा जो अगेन ये मैं अपने आर्मी बैकग्राउंड से बता सकता हूँ, बेस्ट वे टू मोटिवेट एनीबडी इज बाय लीडिंग बाय एग्जाम्पल। अगर आप किसी से चाहते हैं कुछ करना तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, चाहे वो बच्चे हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे जो भी हो। अगर आप किसी से कोई भी एक्शन चाहते हैं तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एज ए टीचर क्लासरूम में टाइम से नहीं जाते तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके स्टूडेंट्स क्लास में टाइम पे रहें। अगर आप खुद अपना काम टाइम पर आ जाए नहीं कर तो ये कई बार हमको लगता है कि हमारा काम टीचर्स का सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, ऐसा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे मोटिवेट हों तो वो हमारे एक्शन से मोटिवेट होंगे, चाहे हमारा बिहेवियर हो, चाहे हमारा लुक्स हो। लुक्स का मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप मॉडल बन जाओगे,
बट हाँ, आप जो भी करें सही तरीके से, आपके बाल बाल सही तरीके से हो, तो आप बच्चों को बोलते हैं कि हाँ कोम्ब योर हेयर, और आपके सारे बिखरे हुए हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो आई थिंक मोटिवेशन विल कम व्हेन यू do things the way you expect somebody else to do. So I think that is my बिल्कुल बिल्कुल understanding of doing work. बिल्कुल सही कहा सर। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कैरेक्टर, अपने एटीट्यूड, अपने स्वभाव से बच्चों को काफ़ी कुछ लर्निंग दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे हैं तो नेचुरली हमारे साथ सभी अच्छे बनेंगे। एक अंदर से जो भावना है वो इम्पोर्टेंट है टीचर का। क्या पढ़ा रहा है वो तो बच्चे भी पढ़ ले सकते हैं क्योंकि किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, सही लेकिन बात। उसके साथ में आप कितना उस स्टोरी के साथ जुड़ते हो, कितनी भावनाएं, फीलिंग्स उसमें एक्सप्रेशन कर पाते हो, और टू द हार्ट वो बच्चों को वो चीजें कैसे बता पाते हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। और आप एक्शन में भी कैसे आते हो। अगर मैंने कहा कि झूठ नहीं बोलना है, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भाषण दे दिया झूठ नहीं बोलना है, और जैसे ही मैं क्लास में आ गया मैं ही कुछ झूठ बोल रहा हूँ, तो वो चीजें बिल्कुल असर नहीं करेगा। इसके लिए मुझे लगता है कि हमारा जो अंदर की भावनाएं हैं वो सब कुछ है ना। ऐसा कहा जाता है, यूर आईज एंड यूर वर्ड्स, माना आपकी आवाज आपके लिए आईना बन जाता है। आप जैसे हो वैसे ही वो वॉइस निकलेगी, वैसे ही वो बातें होंगी। तो वी कैन नॉट चीट अवर सेल्फ, नॉट अदर्स ऑल्सो। तो वो अपने करेक्ट। आप ही चीजें जो है मैसेज के तौर पे इंटरेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। सर एक बात मैं पूछना चाहूंगा, शायद आप अन्यथा ना ले, 5 साल ही क्यों आप आर्मी में रहे, उससे ज्यादा क्यों न रहे? उसके पीछे क्या स्टोरी? सर ऐसा है कि इसमें दो चीजें थी। मैं जब 5 साल तो मैंने मतलब एंजॉय किया अपना 5 साल का टेन्योर, बट वो टाइम था जब हमारे देश बिल्कुल। में प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा था, और कई सारी न्यू इंडस्ट्रीज आ रही थी उसी टाइम अच्छा। पे। द न्यू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैड कम इन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मुझे लगा कि कई सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ताकि फॉर यू टू ट्राई समथिंग एल्स। तो मैं अभी भी मैं मतलब जो मैंने लर्निंग्स हमारे फौज में सीखे हैं, उसका मैं अभी भी मतलब यहाँ भी वो, जी। हर हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको मैं फॉलो करता हूँ। बट नहीं तो क्या होता कि मैं बिल्कुल। एक जगह पे फंस जाता, और it would not have given me so much opportunity to interact with so many more people. So that is the only reason. At heart मैं जी। अभी भी फौजी हूँ। तो मैं बहुत अभी बढ़िया। भी मेरा मेरा बात करने का तरीका और मेरा सारी चीजें मैं अभी भी यस। उसी तरीके से यूज करता हूँ। लाइफ स्टाइल पूरा फौजी है अभी भी। हाँ बिल्कुल। एट हार्ट फौजी, चलिए सर, एट बहुत ही हार्ट फिर अच्छा भी। लगा और बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर बात आपने कही, और मुझे लगता है कि हमारे सभी लोग जो है विशेष रूप से अ इस बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि 5 साल ही क्यों मैं इसलिए पूछा, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है कि आपने 5 साल में वो सारी चीज़ें सीखी, कि वो चीज़ें जो अंदर हो रही हैं वो बाहर भी आप उसको अप्लाई कर इम्प्लीमेंट सकते कर हो सकते और लोगों की सेवा ही करना है। तो निश्चित तौर पे हम लोग एजुकेशन के माध्यम से समाज में जुड़ सकते हैं, और नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नए इन्वेंशन जो हो रहे हैं, तो लोगों तक कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, इस भाव को लेकर आप वापस आए और समाज में उन चीज़
सर कुछ टेक्निकल इशू। यस सर, हम लोग सुन नहीं पाए, थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ। बोलिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ कब ये इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि अभी तो पॉलिसी बना है, बट जो पॉलिसी ऑन पेपर बना हुआ है, आई थिंक इसमें काफी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए काफी मौका है अपने क्रिएटिव क्रिएटिव बनने का। तो मुझे लगता है कि ये जो आइडिया है कि जो हमने डिस्कस किया इसके पहले भी कि लर्निंग बाय, और हम जो लर्निंग के प्रोसेस की बोल रहे थे, लर्निंग बाय डूइंग वाला थिंग, आई थिंक ये बहुत इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट टू बी इम्प्लीमेंटेड। हमारे टीचर्स को हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और we are hoping that with the new education policy people will not be doing rote learning, मतलब by heart करके आंसर नहीं दे रहे हैं, बट कि काम करके सीखेंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें काफी होगी। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज आया हुआ है कि हमारे स्कूल एजुकेशन में स्कूल डिसाइड करता है कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक जो मैथ्स का स्टूडेंट भी म्यूजिक या ड्रामेटिक्स भी ले सकता है साथ में, आप उसके साथ पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साथ में करना जरूरी है। तो आई थिंक ये जो पॉइंट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एट व्हाट लेवल यू वांट टू डू, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है इससे बहुत बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, ताकि बट उनको मेहनत करनी पड़ेगी टीचर्स को, क्योंकि उनका नॉर्मल क्या कहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर वाला हिसाब का बंद हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए ये आई थिंक इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हैं। जी सर, हाँ एक और सवाल आ रहा है। हाँ ये बोल रहे हैं कि भाई आज के समय में बच्चों को, हम लोग तो टेक्निकल चीज इंजीनियर बन रहे हैं, हमारे भारत के लोग बाहर भी जा रहे हैं, हम्म और बाहर में भी आप देखेंगे बहुत सारे आईटी सेक्टर में डॉक्टर्स, मेडिकल सेक्टर में इंडियन जो डॉक्टर्स हैं, इंडियन जो आईटी वाले हैं, वो अच्छे पोजीशन पे हैं, बड़े पोजीशन पे। लेकिन एक तरफ वो चीजें भी हैं, और एक तरफ भारत में जो है, कहीं ना कहीं फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही जिसके वजह से हम लोग अपने आप को, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिल्टी फील हो रही है। तो ये जो बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा है, एक तरफ हम उच्च शिखर पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बहुत नीचे। हेलो, आपका आवाज कट गया है शायद।
सर मेरी आवाज आ रही है अभी आप? आवाज कट गई थी आपकी, तो आई नहीं जा रहा, दोबारा अगर बोले तो। हाँ अभी आ रही है क्लियर? हाँ आके कट हो रही है जी वीडियो, जी और ये जी। हाँ अब ठीक है। तो सर मैं ओके, हाँ अब ठीक है मैं सर। ये पूछ रहा था कि आज हम लोग जो है एजुकेशन एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, और आईटी सेक्टर में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और इवन भारत के बहुत सारे लोग विदेश में एक अच्छे पोजीशन पे हैं जहां पर आईटी सेक्टर हो या फिर मेडिकल सेक्टर हो उसमें भी। और दूसरी तरफ हमारे भारत में जो है कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जैसे फील करता है निर्भया सब चीजें चल रही हैं, तो इसको सॉरी सर, आपका कैसे अभी देख रहे हैं दोबारा और आपका इसको वॉइस कट गया। कैसे ठीक किया जाए आपके भी? सर अभी वो लास्ट पोर्शन फिर कट गया आपका। भारत में क्या आपको लग रहा है कि मैच नहीं हुआ? अच्छा अभी आ रहा है? हाँ अब अभी ठीक आप है। सुन पा रहे हैं? हाँ अभी सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ। आई थिंक बैंडविड्थ का चक्कर है, तो आप वॉइस और इसमें लैग हो रहा है। मैं चाहता ऐसे फिर बिल्कुल चला गया। बिल्कुल। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ गई वो, लेकिन वो कट हो रहा है सर। ओके। हाँ हो रहा है? आप जब बोल रहे हैं तो ऑडियो और वीडियो में आई थिंक बैंडविड्थ का कोई चैलेंज है उधर। हाँ वो सवेरे से थोड़ा नेटवर्क हमारे यहाँ ढीला है। और अभी सर अभी आ होता रहा है। है आवाज? हाँ अब ठीक है सर, अब आप दोनों मैच मैच हो रहा है। ओके ओके। हाँ चलिए मैं चाह रहा था कि जो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रीम में अच्छे लोग भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कैरेक्टर को जो है डाउन कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन भी है। तो दोनों लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ऊंचे शिखर पर जा रहे हैं और कुछ लोग नीचे गिर रहे हैं जी। सर ये तो मुझे लगता है ये मौका यूज करने की बात है। आई थिंक लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन और नॉलेज तो शायद हर क्लासरूम में अगर आप देखोगे तो 20% आपको अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, अनदर 40% आपको एवरेज मिलेंगे, और 20% जो बिलो द क्लास रहते हैं। ये तो हर जगह होता है, मतलब तो एक्सपेक्ट करना किसी भी क्लासरूम या किसी भी क्षेत्र में ये नहीं होता है। अभी ऐसा है कि जो कि व्हाट विल आई से, दोस हु आर विलिंग टू टेक अ चैलेंज। अभी हम पुराने, मतलब मैं अपने टाइम से बोल सकता हूँ कि कई जो थे, हमारा बिल्कुल सबका बिल्कुल। पहला पहला ऑप्शन था कि हम गवर्नमेंट सर्विस में चले जाए।
ताकि हमारा अश्योर्ड क्या कहते हैं सैलरी आ जाए और हमारा अश्योर्ड पेंशन आ जाए। हम उस तरीके से सोचते थे, लेकिन जब से हमने ये प्राइवेटाइजेशन आ गया है तो इसमें आई थिंक अपॉर्चुनिटी सभी को है। अब जो उसको जैसे बोलते हैं गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, ये जरूरी है कि किस कौन मौके का फायदा उठाता है और कौन उसके पीछे हाँ मेरे पास डिग्री है बोल के बैठ जाता है तो उसका तो मिस हो ही जाना है। तो मुझे लगता है इसमें अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। ये एक मैंने मतलब आई थिंक नारायण मूर्ति ने एक बार बोला था करीब 10 साल पहले जब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल रहे थे, तो ही सेड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, द प्रॉब्लम इज ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी। अभी जिसमें काबिलियत नहीं है वो तो हमेशा बोलता रहेगा, वो जब तक काम करेगा नहीं तो ही विल नॉट बिकम केपेबल एंड ही विल नॉट गेट ए जॉब। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बात है जो मेहनत कर रहे हैं वो जा रहे हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे यूएस में हो, जहां भी वो सीईओ बन रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट या जो भी बन रहे हैं वो, और जो यहाँ बैठ के बोल रहा है मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे को यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए, मैं सवेरे 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगा और 5 बजे जाऊंगा, तो फिर तो उसका तो हालत वो ही रहेगा ना। तो अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो हमको देखना पड़ेगा। अगर हम किसी भी क्षेत्र में आप आज की तारीख में अगर आप स्पोर्ट्स में भी लोगे, मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स हैव कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, दे हैव वर्कड, वो मतलब 4-4 घंटे ट्रैवल करके जाते थे प्रैक्टिस के लिए और वापस आते थे। वो आज की तारीख में उनको मतलब इतना अच्छा सक्सेस हो रहा है, बट उनके मेहनत से हुआ है। तो आई थिंक ये तो मुझे आई डोंट थिंक ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता, बट जो खाली बैठे हैं उनको शायद फिर वो इसके लिए उनको रिजल्ट भी मिलेगा भी नहीं, ऐसे लगता है मुझे। मौके की कोई कमी नहीं है आज की तारीख देश में। हमारे देश में जितना बाहर मौका है उतना ही इंडिया में भी मौका है। एटीट्यूड होना चाहिए, ये आप तो पढ़ने का मौका मिले, यूनिक जो है। जी हाँ जी, हाँ सॉरी सर, हाँ बोलिए। मैं चाहूंगा कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, किन से मिला ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का? ओके। ये जब मैं फौज, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जब फौज छोड़ा था तो मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ज्वाइन किया था, और उधर जब काम कर रहा था उसमें एक रिक्वायरमेंट आया था एक स्कूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। तो स्कूल प्रोजेक्ट तो हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बना दिया, बट उसमें काफी इंफॉर्मेशन पता लगा उससे, और वो मुझे लगा कि ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग फील्ड है। और ये उस टाइम पे था जब इंडिया से जो आप क्वेश्चन बोल रहे थे ना, जो बाहर गए हुए हैं इंडिया से, वो इंडिया वापस आके नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग था कि स्कूल एजुकेशन अपने बच्चों के लिए कहाँ से करेंगे। तो इस चक्कर में फिर हमने सोचा कि हमको भी इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए और एक ऑप्शन देना चाहिए। और तब हमने करीब 100 स्कूल्स हमने विजिट किया इंडिया में, और से दुबई, यूके, यूएस, ऐसे जगह पे 20 अबाउट 50 to 100 स्कूल्स हम विजिट करके आए। तो हमने देखा कि न्यू एजुकेशन क्या हो रहा है, और तब जाके हमने इंडियस इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया था। तो वो काफी सक्सेसफुल रहा, मेरे को कुछ काफी लर्निंग हुआ। तो मैंने बोला कि चलो इसको यूज करते हैं, और ये फील्ड मेरे को मजा भी आता है टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो इस वजह से फिर मैं अभी पिछले
25-30 साल से यहीं रह गया हूँ और अब मेरे को कोई प्लान में नहीं है कुछ और करने का। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और एक बार फिर से हम लोग जो हैं आपसे रूबरू होंगे और मैं चाहूंगा कि और भी बातें आपसे शेयर होगा, आपके अनुभवों को हम लोग सुनेंगे। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक बच्चों के लिए मैसेज और बड़ों के लिए एक मैसेज दो मैसेज जरूर कोट करें आप। पेरेंट्स के लिए तो मैं आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए डिसीजन मत लीजिए, आप उनको फ्रीडम दीजिए कि वो डिसाइड करें उनको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट चूज करना है और क्या करियर बनाना है। तो आई थिंक बच्चों पेरेंट्स के लिए तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको छोड़िए और उनको फ्रीडम दीजिए। बच्चों के लिए तो मेरा ये है कि आप एजुकेशन एंजॉय कीजिए। अगर आप उसको स्कूल में आने में आपको मजा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ कमी है। आपको चाहिए, बच्चों का मेन जिम्मेवारी होता है पढ़ना, और उसको एंजॉय कीजिए। और उसको जितना आजकल तो इतना अपॉर्चुनिटी है, आप उसके लिए चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप कई सारी चीजें आपके पास, इतने क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं। आप एक्चुअली, मैं तो कहता हूं कि बच्चों ने टीचर्स की जिंदगी परेशान कर देने चाहिए क्वेश्चंस पूछ के। यही एक मैसेज रहेगा कि एंजॉय द लर्निंग एंड मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर क्वेश्चन, आस्क योर टीचर्स, मेक देयर लाइफ डिफिकल्ट, आई वुड से, बाय आस्किंग क्वेश्चंस। जी सर, अब बच्चों के लिए क्या बताना हाँ सर, चाहेंगे? मैं वही कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि बच्चे स्कूल या एजुकेशन में इंटरेस्ट लें, ताकि उसमें लगे उनको कि हम सीखना चाहते हैं। ये ना करें कि हम क्लास में जाके बस मार्क्स के लिए या एग्जाम के लिए करें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को सिर्फ अपने अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं उसमें से क्वेश्चंस ज्यादा निकालें और वो अपने टीचर्स के पास ले जाके आंसर उसका फाइंड करें खुद होके या उनके साथ। आई थिंक ये नहीं कि ये क्वेश्चन आंसर आने वाला है एग्जाम में आने वाला, ये नहीं होना चाहिए। या कि आपको मोर एंड मोर माइंड से क्वेश्चंस आने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये क्यों होता है, वो क्वेश्चन, इंक्विजिटिवनेस आना चाहिए उनमें। ये आई थिंक इससे ज्यादा, और अगर उनको इंक्विजिटिवनेस आ गया तो फिर तो उनको, वो लोग पक्का एंजॉय करेंगे अपना स्कूल जीवन। राम कुमारी जी ने एक सवाल पूछा है, सर व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट इन स्टूडेंट टीचिंग? बच्चों को पढ़ाने में माता पिता का रोल क्या है? बच्चों के इसमें जितना, मैं तो अगेन वही दोबारा करूंगा, उनको खुली छूट दें, और ताकि उनके नंबर के पीछे ना पड़े, ये देखें कि वो क्या क्या सीख रहे हैं। ये नहीं कि हाँ हमारे बाजू वाले बच्चे को कितने नंबर मिले उसके बारे में मत ना सोचें, अपने बच्चे को क्या करने में इंटरेस्ट है उसके बारे में रोल होगा कि जितना इंफॉर्मेशन और हेल्प आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को। आई थिंक वो ही सबसे बढ़िया आपका गिफ्ट रहेगा बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बात आपने बताया सर, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मैसेज भी है, क्योंकि कई बार हम लोग नंबर्स और मार्किंग परसेंटेज इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं, बच्चों को बस उसके लिए फोर्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा बच्चों के प्रति जागरूक रहें, ये बात अच्छी है, लेकिन फोर्स करें वो परसेंटेज के लिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। तो इस बिल्कुल पर थोड़ा सा सोचिएगा। और मैं चाहूंगा कि बच्चों के साथ जितना अच्छी तरह से आप फैमिलियर रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, और उसकी एक्टिविटीज पर नजर डालिए, वो बिल्कुल। हाँ पे देखिए कि बच्चा किस किस जगह पे अच्छा काम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है। तो वो चीजें देखने के बाद आपको उस और उसको जो है काउंसलिंग करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे बिल्कुल। लगता है उन्हीं कृष्णन सर इसी बात को बार बार जो है फोकस कर रहे थे कि बच्चों को अप्रिशिएट भी करें।
आप 10 मार्क भी अगर पिछले साल से ज्यादा सही बात है, एप्रिसिएशन बिल्कुल। मिलता है तो अपने आप ही काम होता रहता है। तो ये जरूर ध्यान दें, आप ऐसे ही करते रहे, आगे बढ़ते रहें बच्चों को। और उन्नी कृष्णन सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके, आपके एक्सपीरियंस को सुनना। ये बहुत बड़ी बात है, एक किताब पढ़ने जैसा है। जब भी आप बोलते हैं तो निश्चित तौर पे एक अनुभव आपका हमारे साथ जुड़ जाता है, और वो कई किताबों में नहीं मिलेगा। लेकिन किताब से ज़्यादा मूल्यवान जो है आपका एक्सपीरियंस है। तो सैल्यूट फॉर यू, एंड जय हिंद फॉर यू। क्योंकि थैंक यू। आप बाहर अभी है, तो बाहर भी आप एक आर्मी मैन की तरह ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं। उतना ही प्यार आपको भारत देश से है, बच्चों से है, जो आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये हमेशा आपके साथ ये भावनाएं बनी रहें, बच्चों के साथ आपका जो प्यार है वो अंत तक बना रहे। ऐसी शुभ आशा के साथ आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। एंड आशा करूंगा कि ये आपको बहुत अच्छा लगा, और मैं एक बार फिर से आपके साथ रूबरू होना चाहूंगा। बिल्कुल और सर। बड़ी अच्छी तरह से हम लोग जो है, मुझे कुछ बहुत बच्चों बहुत को भी बहुत आपसे बहुत मैं अच्छा मिलाना लगा। चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सो करने का, मच। और लुक फॉरवर्ड टू मीट मोर सच डिस्कशंस विद यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने उन्नी कृष्णन सर को सुना, कैप्टन सर को सुना, और उनकी भावनाएं, विचार हमारे साथ जुड़ गए। और सोसाइटी में हम जो है जब कुछ लर्न करते हैं, समझ लेते हैं, तो उसे रिटर्न देने के लिए हमें सोसाइटी के साथ जुड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जब आप करते हैं तो फिर आप एग्जाम्पल सेट करते हो, अदरवाइज आपके पास